हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेडिकल साइंस। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कुछ जनरल प्रिंसिपल ऑफ द डायरेटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, उनका क्या एक्शन होता है, जो क्लासिफिकेशन है डायरेटिक्स का, किस दो वे से उसे क्लासिफाई किया गया है, एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ द डायरेटिक्स, देन उनके कुछ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, एडीआर, उनके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स जो आज हम देखने वाले हैं। तो पहला क्लास है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स मतलब इस ड्रग के अंदर और इस क्लास के अंदर जो भी ड्रग्स इंक्लूड रहेंगे वो सभी ड्रग्स यूरिन के और बॉडी के फिजियोलॉजिक फंक्शन पे एक्ट करेंगे जो ऑस्मोसिस है। Basically, any solvent which moves from the higher concentration to low concentration with the help of some semi-permeable membrane until both sides are same or equal, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और जो ड्रग्स बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी को, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स को, वो ड्रग्स एक्ट करते हैं इसी प्रोसेस पे एंड आपके यूरेसिस को बढ़ा देते हैं, जिसे हम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल अगर किसी भी ड्रग के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं या किसी भी ड्रग के मोड ऑफ एक्शन को हम देखते हैं तो वहाँ पे एक रिसेप्टर चाहिए होता है ड्रग को बाइंड होने के लिए। आफ्टर बाइंडिंग विद दिस रिसेप्टर ड्रग्स अपने एक्शन जो है वो शो करता है। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यही ड्रग के साइट ऑफ एक्शन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है वो सभी इस प्रोसेस पे और इस रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो साइट ऑफ एक्शन रहेगा वो रहेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस। सो सिंपली इट एक्ट ऑन द प्रोसेसेस लाइक एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन और जो भी अदर प्रोसेसेस रहेंगी उन पे, एंड देन इट इंक्रीजेस द वाटर वॉल्यूम बाय डिक्रीजिंग द reabsorption from the Bowman capsule. If reabsorption decreases or the water reabsorption limited, that means volume of fluid in the body is fulfilled and excess fluid excreted from the body, that is increase urine output followed by the osmosis principles. तो यही काम होता है इन ड्रग्स का। These all are the inert material, that means those substances who have not any pharmacological activity but it can act on the body's pharmacological function and shows their result. So इनका जो साइट ऑफ एक्शन रहेगा वो रहेगा आपका प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले। इस डायग्राम में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से समझ पा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वहाँ पे इसका साइट ऑफ एक्शन दिया है पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, जहाँ पे ये ड्रग्स जाके एक्ट करेंगे। तो दिस ड्रग इंक्रीजेज द osmotic pressure. They do not directly interact with the renal transport system. Instead of they are filtered into the renal tubule. They decrease the osmosis by water into the interstitial space in the renal tubule. So this results in the dilation of the luminal electrolytes concentration at the reabsorption points. So यहाँ पे क्या हो रहा है, simply reabsorption decrease हो रहा है। अगर reabsorption कम हो रहा है या reabsorption limits आ रहे हैं कुछ रीएब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम है वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड की विस्कोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेनिन का रिलीज भी यहाँ पे इनिबिट हो जाएगा एंड आपका रीनल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस ऑल चेंजेस कंट्रीब्यूट टू एबिलिटी ऑफ ऑस्मोटिक डायरेटिक टू कॉज द डायरेसिस। डायरेटिक के एक क्लास का ड्रग है वो है मैनेटॉल। मैनेटॉल की बात अगर हम करते हैं तो इट शुड नॉट रिकमेंडेड बाय ओरल रूट बिकॉज ओरली इट अट्रैक्ट्स द वाटर मॉलिक्यूल इन द इंटेस्टाइन एंड कॉज वाटरी डायरिया। इसीलिए मैनेटॉल कभी भी ओरली रिकमेंड नहीं करते हैं, ओनली आईवी रूट से हमें मैनेटॉल रिकमेंड करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसे आईवी रूट से बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो इट डायरेक्टली गोज इनटू द blood and ready for the filtration process. So as we already discussed, during urine formation there are 3 steps involved: filtration, reabsorption and secretion. This mannitol does not have ability to reabsorb in the proximal convoluted tubule. It decreases the reabsorption and increase the urine volume. After filtration it comes to the PCT for the
or the loop of Henle, where it attracts the various motor molecule and increase the diuretics. After filtration, when it comes to the PCT or the loop of Henle, where this drug attracts the water molecule and increase the diuresis. It also attracts the water molecule from the filtrate and increase the volume of fluid for the excretion. This excrete more water as compared to the sodium. So here we can understand this drug cannot prescribe in condition where the more sodium retention required. वहाँ पे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा. इस ड्रग का मेन फंक्शन ये होगा कि ये जो ड्रग्स है वो वाटर के एलिमिनेशन को बढ़ाएंगे, बट सोडियम का जो एलिमिनेशन होगा विथ यूरिन वो यहाँ पे नहीं होगा. मतलब ये सोडियम के एलिमिनेशन को कम कर देंगे. इसका मतलब ये होता है जहाँ पे हमें सोडियम रिटेंशन चाहिए वहाँ पे ये ड्रग हमें यूजफुल नहीं हो सकते हैं. एक कंडीशन होती है जहाँ पे जिन कंडीशन में और जिन सिम्टम्स में हमें सोडियम रिटेंशन करवाना है उस कंडीशन में हम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स को और मैनिटॉल को रिकमेंड नहीं कर सकते. ऑल्सो दे अपोज द एक्शन ऑफ ADH इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. तो ड्यू टू नलिफाइंग एक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन they increases the diuresis. Also they exert osmotic effects on the brain tissue and eye. अब इसका मतलब ये हो गया कि ये यूज़फुल है ऐसे कंडीशन में लाइक सर्जरी है, ग्लाउकोमा है, इन कंडीशन में ये यूज़फुल होंगे क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है लाइक सर्जरी में क्या होता है अगर वहाँ पे फ्लूइड हो रहा है या फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है. देन ग्लाउकोमा की कंडीशन है. ग्लाउकोमा की केस अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है जो भी प्रेशर है वो बढ़ जाता है. तो हम वहाँ पे प्रेशर को कम करने के लिए और सर्जरी में जो भी फ्लूइड अकोमुलेट हो रहा है उसे कम करने के लिए और ओवरकम करने के लिए हम डायरेटिक्स यूज़ करते हैं. तो जब भी ऑप्थेल्मोलॉजिक कुछ ऑपरेशंस होता है या कंडीशन होती है उस केस में हम आइसोसॉर्बेट, डायनाइट्राइड और ग्लिसरॉल को रिकमेंड और प्रेफर कर सकते हैं टू डिक्रीज द ऑक्यूलर प्रेशर. सिंपली यहाँ पे हम मैनिटॉल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. यहाँ पे हम देखते हैं ये जो ब्लड है कंटेनिंग मैनिटॉल ये फिल्टर हो रहा है कैप्सूल में से एंड देन टूवर्ड्स द साइट ऑफ एक्शन जा रहा है. तो जो भी फर्स्ट साइट रहेगा नेफ्रॉन का PCT प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे आपका मैनिटॉल जाके एक्ट करेगा और जो भी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स रहेंगे वो वहाँ पे एक्ट करेंगे. देन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मैनिटॉल यहाँ पे नहीं होगा. देन अगेन इट गोज टूवर्ड्स द लूप ऑफ हेनले. देन वहाँ पे जाके एक्शन दिखाई देगा एंड देन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. तो आफ्टर क्रॉसिंग PCT it goes into the tubules where they attracts to the water molecule and transferred into the collecting duct for the excretion. Hence it increases the diuretics without acting on any receptors. तो ये important mechanism है diuretic class का. तो uses of this class is first one is promotion of urine. Second it decreases the intracranial and intraocular pressure. तो intracranial and intraocular pressure डिक्रीज करता है तो हम यहाँ पे ग्लाउकोमा जैसे कंडीशन में हम इसे रिकमेंड कर सकते हैं. ऑल्सो इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग जो भी वाटर सोल्यूबल पॉइजन्स रहेंगे अगर वो कंज्यूम किए जाते हैं पेशेंट के थ्रू तो हम क्या करेंगे वाटर सोल्यूबल टॉक्सिक कंपोनेंट जो है वो जनरली एक्सक्रीट होते हैं 3 डिफरेंट वे से. स्वेटिंग, देन डायरेसिस एंड ओमिटिंग. स्वेटिंग है तो स्वेटिंग में क्या होगा जो भी अमाउंट है पॉइजन का वो एज सच हमें जितना चाहिए उतना एक्सक्रीट नहीं कर पाते हम स्वेटिंग से क्योंकि बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन स्वेटिंग में से एक्सक्रीट होता है. सेकेंड आएगा ओमिटिंग. तो अगर पॉइजन है, पॉइजन एक बार जब कंज्यूम कर लेते हैं तब ऑलरेडी वहाँ पे क्या होता है थ्रोट का इरिटेशन होता है और आपका जो भी गैस्ट्रिक GI ट्रैक होता है वो पूरा ऑलरेडी इरिटेट हो चुका होता है. लेकिन अगर फिर हम उसे ओमिट करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा इंटेस्टिनल वॉल डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है वोमिटिंग से क्योंकि फिर से एक बार क्या होगा पॉइजन वहाँ पे जाके
एक्ट करेगा और पॉइजन का कॉन्टैक्ट जीआई ट्रैक्ट से आ जाएगा। तो ओमिटिंग भी हमें पॉइजनिंग के एक्सक्रीशन के लिए और पॉइजन के एक्सक्रीशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बचा रहता है एक डायरेसिस। तो हम यहाँ पे डायरेसिस को इनिशिएट करके इन्हांस करके हम पॉइजन को बॉडी में से रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट यूज होता है ऑस्मोटिक डायरेटिक का। देन कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हम इस क्लास के ड्रग को यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो सबको पता है सभी ड्रग्स जो है उनमें एबिलिटी होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करने की, क्योंकि ये भी डोज रिलेटेड सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होते हैं एंड ये अनवांटेड इफेक्ट होते हैं। जैसे रैश से लेकर हम शॉक तक हाइपर सेंसिटिविटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड आएगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। ऑब्वियसली ये ड्रग्स डायरेसिस को बढ़ाते हैं, इसका मतलब वाटर के साथ साथ ही इलेक्ट्रोलाइट को भी बॉडी में से एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस है और इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी है तो उन कंडीशन में हम ऐसे ड्रग्स को नहीं देंगे जो ऑलरेडी कम कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में प्रेजेंट है, उन्हीं को वो एलिमिनेट कर देगा। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या है, जो भी अवेलेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूएंट की और इलेक्ट्रोलाइट्स की वो कम हो जाएंगे। इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में कभी भी डायरेटिक्स को रिकमेंड नहीं करेंगे। थर्ड आएगा किडनी डिसफंक्शनिंग। ऑब्वियसली किडनी काम नहीं कर रहा है तो ड्रग का साइट ऑफ एक्शन ही वहाँ पे इम्प्रॉपर है, मतलब डिसफंक्शनिंग है वहाँ पे, तो हम उस कंडीशन में भी ड्रग्स को रिकमेंड नहीं कर सकते हो। देन लास्ट आएगा डीएम, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। बिकॉज डायरेटिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, डायरेटिक्स ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम डायबिटीज की कंडीशन में डायरेटिक्स को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। सेकेंड क्लास आएगा कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर। सो ऐसे ड्रग्स which inhibit the action of carbonic anhydrase enzyme belongs to this category or belong to this class. नॉर्मली ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम होती है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 एंड H+ आयंस. So this carbonic anhydrase enzyme causes the catabolic reactions. That means it increases the carbonic acid. So carbonic acid absorbs in the body and helps in the reabsorption of sodium after filtration from the Bowman capsule. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कार्बोनिक एसिड है वो एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में एंड सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बॉडी में हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में सोडियम की लेवल बढ़ रही है और हमें क्या करना है, सोडियम को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम इस एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करते हैं और लिमिट्स करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा बाय इनहिबिटिंग कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम. सो drugs which inhibit the action of this carbonic anhydrase enzyme are called as carbonic anhydrase inhibitor. So carbonic acid ionizes into the H+ and HCO3 ion. This HCO3 ions combines with the sodium and form the sodium bicarbonate. This sodium bicarbonate have ability to reabsorb, hence level of sodium increases in the body. And this carbonic anhydrase enzyme catalyzes and break the conversion of this bicarbonate form of sodium bicarbonate. When decrease reabsorption of sodium bicarbonate, that means decrease the level of sodium from the body. So use of this carbonic anhydrase inhibitor decrease the process and increase the diuresis of HCO3 ions. That is, by inhibiting the enzyme, they block the सोडियम बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन. दैट्स वाई HCO3 का डायरेसिस यहाँ पे बढ़ जाएगा. अब ये जो एंजाइम होती है कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ये प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन, सिलियरी बॉडी ऑफ द आइज, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन में. दैट मीन्स अगर यहाँ पे कुछ फ्लूइड का ओवरलोड हो रहा है और यहाँ पे अगर फ्लूइड ऑक्यूमुलेट हो रहा है तो इस कंडीशन में हम कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर का यूज कर सकते हैं टू अवॉइड द फ्लूइड ओवरलोड. एंड मेन साइट ऑफ एक्शन रहेगा इसका PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. यहाँ पे जाके ये एंजाइम इनहिबिटर जो है वो भी एक्ट करेंगे.
इस क्लास के कुछ मेन साइड इफ़ेक्ट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिसिस एसिडोसिस कॉज होता है ड्यू टू ओवर लॉस ऑफ द HCO3 आयन। अगर HCO3 आयन एक्सेस अमाउंट में बॉडी में से एक्सक्रीट हो रहे हैं और एलिमिनेट हो रहे थे, एट दैट टाइम वहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। सेकेंड आएगा रीनल स्टोन। रीनल स्टोन इसलिए होता है क्योंकि HCO3 आयन जब बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं, एट द सेम टाइम बॉडी में कैल्शियम के, ये जो HCO3 आयन बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं, एट द सेम टाइम HCO3 के साथ कैल्शियम बाइंड हुआ होता है। तो ये जो बाइंडेड कैल्शियम होता है वो HCO3 के साथ साथ नेफ्रॉन में चला जाता है, दैट मीन्स किडनी में चला जाता है। तो वहाँ पे जो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो it may precipitate in the kidney and there may be formation of the renal stone. थर्ड ADR आएगा हाइपोकैलेमिया, दैट मीन्स डिक्रीज द पोटेशियम लेवल। अभी ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर है, ये वाटर के एक्सक्रीशन के साथ साथ पोटेशियम एंड कैल्शियम का एक्सक्रीशन भी बॉडी में से एलिमिनेशन का ज़्यादा कर देते हैं। तो एक्सेस रिमूवल अगर होता है वहाँ पे तो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोटेशियम वहाँ पे आ जाता है। Then remaining are the common side effects like drowsiness due to electrolyte imbalances, headache, vomiting and abdominal cramps. Next है uses of this carbonic anhydrase inhibitor. सबसे पहले है ग्लोकोमा। जैसे हमने देखा है ये जो एंजाइम होती है कार्बोनिक अनहाइड्रेस, जो लोकेशन होता है वो सिलियरी बॉडीज ऑफ आइज में भी ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लोकोमा की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें डायरेटिक्स यूज करके और विद द हेल्प ऑफ डायरेटिक्स हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन केस ऑफ ग्लाइकोमा हम डायरेटिक्स कॉज कर सकते हैं। सेकेंड आएगा अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। इन कंडीशन लाइक यूरिन एसिडोसिस, वहाँ पे क्या होता है, लाइक गाउट जैसे अगर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होगा, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो सकता है। तो अगर यूरिन एसिडोसिस है तो हमें डायरेटिक के हेल्प से हम अल्कलाइजेशन और यूरिन को अल्कलाइज कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रग वी कैन डिक्रीज द एसिडोसिस। थर्ड वन आएगा मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। सेम वही कंडीशन है, हम अल्कोलोसिस को भी ओवरकम कर सकते हैं। देन फोर्थ वन आएगा माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस मतलब अगर अबव द 3000 अल्टीट्यूड हाइट person shows symptoms like headache, vomiting, edema, abdominal cramp, tachycardia, anxiety like symptoms, then with the help of this drug we can reduce this sickness. Exact mechanism of this action is not known, but in case of mountain sickness these diuretics are helpful. Next is edema, as we already discussed, and last one is the decreased electrolyte level. थर्ड क्लास आएगा आपका थायजाइड डायरेटिक्स। तो इसके कॉमन एग्जांपल है क्लोरथायजाइड एंड मेटोलाजोन। क्लोरथायजाइड इज द फर्स्ट थायजाइड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द सल्फोनामाइड। बेसिकली सल्फोनामाइड जो है वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, उससे ये थायजाइड जो भी ग्रुप्स है और क्लोरथायजाइड है वो ऑब्टेन किया गया था। These drugs which inhibit the sodium chloride reabsorption at the distal convoluted tubule by blocking the co-transporter or the transporter of this sodium chlorine. So ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइन फ्रॉम द ल्यूमेन टूवर्ड्स द ब्लड। अगर इस ट्रांसपोर्टेशन को हम इनहिबिट करते हैं तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन जो है वो कम हो जाता है। तो नॉर्मली ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो वाटर के रिटेंशन को बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन। हेंस इफ यू डोंट वांट टू इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ सोडियम देन वी हैव टू डिक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, दैट्स व्हाई अल्टीमेटली देयर डिक्रीज इन द sodium
रिटेंशन. सो डायरेटिक्स यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं. ऑल्सो इट कैन कॉज द फ्यू अमाउंट ऑफ सोडियम लॉस. दैट्स वाई मॉडस्ट नाट्रियूरेसिस की कंडीशन जो है इन केस ऑफ दिस डायरेटिक्स यहाँ पे दिखाई देती है. तो it happens because 90% of sodium already being absorbed in the kidney. जो भी बचा हुआ है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है. तो लॉजिकली हम देखते हैं, क्यों देखते हैं नाइट्रोयूरेसिस क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि डीसीटी का जो भी पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, इट कम्स एज अ सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. तो लॉजिकली इट इज राइट, क्योंकि डिस्टेंस जो है कैप्सूल से डीसीटी का, मतलब कैप्सूल से आपका ब्लड फिल्टर हो रहा है, देन आपके पीसीटी में जा रहा है, पीसीटी में वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, देन लूप ऑफ हेनले में चला जा रहा है. तो दोनों लूप्स में, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाके फिर से ड्रग आपका फिल्ट्रेट जो है वो फिल्टर हो जाएगा. तो जो भी बचा हुआ है फिल्टर, ऑलमोस्ट 10 to 20% ही बचा हुआ होता है, तो उतना ही जाके आपके डीसीटी में आ जाएगा, और डीसीटी में से जो बचेगा वो आपके कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा एंड देन एलिमिनेट हो जाएगा. तो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है बॉमन कैप्सूल से, इसीलिए यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम दिखाई देता है. देन सो दिस थायराइड डायरेटिक्स आल्सो हैव द वीक कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटिंग एक्शन. जो हमने सेकेंड क्लास देखा था, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, तो ये क्लास के भी जो ड्रग्स है उनमें माइल्ड फॉर्म होता है, मतलब वीक कैपेसिटी होती है इस एंजाइम को इनहिबिट करने की. सो ऑल्सो दे आर यूजफुल फॉर द इनहिबिशन in the inhibition of the carbonic anhydrase enzyme. Also they increase the elimination of magnesium and potassium, which is, this point is important for the ADR, because due to excess loss of magnesium and potassium ions from the body with sodium, there may be changes to cause the inadequate amount of the magnesium and potassium in the body. Also they reduce the elimination of calcium and uric acid. So there may be chances of hyperglycemia, कैल्सिमिया एंड हाइपर यूरिया, बिकॉज क्या हो रहा है, एलिमिनेशन कम हो रहा है तो अवेलेबिलिटी बॉडी में ज़्यादा होगी, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा कैल्शियम का एंड यूरिक एसिड का बॉडी में बढ़ जाएगा. तो बॉडी में कैल्शियम बढ़ रहा है, इसका मतलब हाइपर कैल्सिमिया हो रहा है, वहाँ पे हाइपर कैल्सिमिया हो रहा है मतलब वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो सकता है. तो प्रेसिपिटेशन होने के बाद में रीनल स्टोन और किडनी स्टोन के चांसेस वहाँ पे बढ़ सकते हैं. एंड इन केस ऑफ यूरिक एसिड अगर हम देखते हैं तो यूरिक एसिड का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो गाउट लाइक कंडीशंस वहाँ पे हो सकती है. अगर हम थायराइड क्लास के ड्रग को लूप डायरेटिक के साथ देते हैं कॉम्बिनेशन में, तो ये दोनों ड्रग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं. सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मतलब इफ वी गिव मोर देन वन ड्रग, देन drug increases the action or effects of the other. That means simply it increases the potency of other drugs. तो अगर कॉम्बिनेशन में देते हैं तो यहाँ पे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि जो लूप डायरेटिक्स है वो उनका साइट ऑफ एक्शन होता है लूप ऑफ हेनले, एंड थायराइड डायरेटिक्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. तो जो दोनों भी ड्रग का जो भी साइट ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, जो भी सोडियम बॉडी में से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऑलरेडी क्या होगा, लूप ऑफ हेनले में जो भी सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है उनमें से जितना बचा हुआ रहेगा वही डीसीटी में चला जाएगा. तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सोडियम जो भी प्रेजेंट रहेगा उतना ही आपके थायराइड में और थायराइड के कारण एक्सक्रीट हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाई देते हैं. देन थायराइड ऑल्सो मे कॉज द हाइपरग्लाइसेमिया इन द बॉर्डरलाइन पेशेंट. And one important use of this thiazide diuretics is in case of diabetes insipidus patients, क्योंकि इस कंडीशन जो है डायबिटीज इंसिपिडस, इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में से एक्सेस यूरिनेशन होता है, मतलब वाटर लॉस का वहाँ पे ज़्यादा होता है. तो वाटर लॉस हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, यूरिन वॉल्यूम को कम करना पड़ता है. एंड ये जो थायराइड ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे अफेक्ट करते हैं, मतलब फिल्ट्रेशन कम करते हैं. बेसिकली ये है तो डायरेटिक्स ही, मतलब ये क्या करेंगे, आपके यूरिन को वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, लेकिन
डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, वाटर लॉस ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेंगे, आपके रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को कम करते हैं, मतलब जो भी आपके सोडियम का एक्सक्रीशन है उन्हीं पे ये एक्ट करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, ये फिल्ट्रेशन पे जाके अफेक्ट करेंगे एंड फिल्ट्रेशन को कम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा और डायबिटीज इंसिपिडस जैसे कंडीशंस रहेंगी उनमें वाटर लॉस डिक्रीज करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे एडियास, दैट मीन साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस क्लास। सबसे पहले आएगा हाइपोकैलेमिया, also decrease the level of calcium in the decrease the level of potassium in the body due to excess elimination of the potassium from the body. Second one is hyperuricemia, that means ऐसे कंडीशन जहाँ पे यूरिक एसिड की लेवल बढ़ रही है उसे हम हाइपरयूरेसीमिया बोलते हैं। सो ड्यू टू डिक्रीज इन द एलिमिनेशन, हमने अभी देखा है कि जो ये थायराइड डायरेटिक्स होते हैं ये यूरिक एसिड का एलिमिनेशन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिक एसिड एंड कैल्शियम का अगर एलिमिनेशन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ जाएगा और डिपोजिशन वहाँ पे बढ़ सकता है। सेकेंड आएगा इम्पोर्टेंस इन द मेल, ओनली फ्यू केसेस में ये रिपोर्टेड है, उसका मैकेनिज्म तो एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन रिपोर्टेड है ये। नेक्स्ट आएगा डिहाइड्रेशन ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ आयंस वहाँ पे और इलेक्ट्रोलाइट्स, वहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ यूरिन की वजह से और एक्सेस वाटर एलिमिनेशन की वजह से वहाँ पे डिहाइड्रेशन हो सकता है। देन वीकनेस ऑल्सो इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। देन हाइपरग्लाइसेमिया, हेडेक एंड वोमिटिंग आर द कॉमन एरियाज। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ दिस थायराइड क्लास इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन। तो हमने अभी देखा है सोडियम और वाटर का रिटेंशन जो है वाया रास, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसके हेल्प से यहाँ पे बॉडी फ्लूइड का मेंटेनेंस होके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम ये जो क्लास के ड्रग है वो करते हैं। देन इन द कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर टू अवॉइड द एक्सेस ब्लड वॉल्यूम वी कैन यूज द थायराइड डायरेटिक्स। देन एडेमा की कंडीशन में by increasing fluid elimination we reduce the edematic condition and diabetes insipidus. So by decreasing glomerular filtration we decrease the urine output. नेक्स्ट क्लास है वो है लूप डायरेटिक्स और इसे हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग्स है फ्यूरेसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टॉसेमाइड, these are the drugs which are सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, मतलब ये भी जो ड्रग्स है जो सल्फोनामाइड से ऑब्टेन किए गए हैं। सो ड्रग्स विच एक्ट ऑन द लूप ऑफ हेनले आर कॉल्ड एज लूप डायरेटिक्स। तो एफिकेसी जो है इस क्लास के ड्रग्स की वो कंपेयर अगर हम करेंगे अदर डायरेटिक्स के साथ तो वो ज़्यादा होती है लूप डायरेटिक्स की एज कम्पेयर टू अदर डायरेटिक्स, इसीलिए इसको हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी बोलते हैं। सो दिस ड्रग्स use in many condition to maintain the therapy as a primary drugs. For example अगर कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है तो वहाँ पे फ्लूइड के ओवरलोड को मेंटेन करने के लिए हम प्राइमरी थेरेपी में ही डायरेटिक्स को ऐड कर देते हैं। सो दिस ऑल आर द drugs which include in the loop diuretics are the sulfonamide derivative and also they act by inhibiting the sodium chloride reabsorption in the ascending loop of Henle. तो reabsorption को अगर inhibit कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा, जो लॉस है वो सोडियम NaCl का वो बढ़ जाएगा। So this drug also blocks the sodium potassium chlorine symptotus. तो ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, एलिमिनेशन जो है वो यूरिन में से बढ़ जाएगा क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। अल्सो एलिमिनेशन बढ़ रहा है उसका मतलब क्या होगा, रिटेंशन भी कम हो जाएगा एंड हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, एडेमा जैसी कंडीशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लूप डायरेटिक्स की तो यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो भी लूप्स है वहाँ पे ये ड्रग्स
एक्ट करेंगे। इसका मतलब जो साइट ऑफ एक्शन है ड्रग्स को वर्क करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो लूप पे एक्ट करने की वजह से जो भी अमाउंट है NaCl का जो यहाँ पे इनिबिट हो रहा है वो मैक्सिमम अमाउंट इनिबिट हो जाएगा इन द लूप ऑफ हेनले, हेंस दे आर कॉल्ड एज हाई सीलिंग डायरेटिक्स। जो डायरेटिक इफेक्ट है वो इंक्रीजेस होता है विद द ड्रग्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेनी चाहिए। अगर ड्रग का रिजल्ट और डायलिसिस डोज के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब ओवरडोज गलती से भी यहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर गलती से ओवरडोज जाता है पेशेंट को और एक्सीडेंटल ओवर कंजम्पशन होता है ड्रग का, तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ड्रग बढ़ रहा है, डोज बढ़ रहा है, तो बॉडी में ड्रग की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो एलिमिनेशन भी, कंस्टिट्यूएंट का जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर का लॉस बहुत बढ़ेगा एंड डिहाइड्रेशन हो सकता है। ऑल्सो दे इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो यहाँ पे अगर एक्सेस एलिमिनेशन होता है तो वहाँ पे इनएडिक्वेट अमाउंट भी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस एलिमिनेशन की वजह से वहाँ पे इनसफिशिएंसी कॉज हो सकती है। तो अगर पोटेशियम और मैग्नीशियम का लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे मसल पेन हो सकता है, फटीग जैसी कंडीशन वहाँ पे हो सकती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, पोटेशियम के लॉस को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो डायरेटिक्स है ये सिंपली क्या कर रहे हैं, आपके सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट जो है यूरिन के उसे बढ़ा रहे हैं, मतलब एलिमिनेशन जो है वाटर का, यूरिन का, उसे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ऐसे कंस्टिट्यूएंट है और ऐसे आयन्स है लाइक पोटेशियम जैसे आयन है जो हमें रिक्वायर होते हैं नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए, वो भी एलिमिनेट होते जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसे ड्रग्स को ऐड कर देना चाहिए लूप डायरेटिक के साथ में जो आपके पोटेशियम के लॉस को अवॉइड करेगा। तो पोटेशियम के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम आगे देखने वाले हैं क्लास पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स, उसे हम इसके साथ में कॉम्बिनेशन में प्रिफर कर सकते हैं तो टू अवॉइड द लॉस ऑफ पोटेशियम। Also it can cause the inadequate sodium amount due to excess elimination, मतलब नाइट्रोयूरेसिस कॉज करता है, इसीलिए यहाँ पे जो है एक्सेस अमाउंट एलिमिनेट होने की वजह से यहाँ पे इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सोडियम भी हो जाता है। Also they increase the reabsorption of uric acid in the PCT। अब रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, अवेलेबिलिटी जो भी है यूरिक एसिड की वो PCT में बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी बढ़ रहा है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन यूरिक एसिड का बढ़ जाता है, जिसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन के चांसेस वहाँ पे हो जाते हैं। एंड प्रेसिपिटेशन अगर हो रहा है यूरिक एसिड का तो गाउट जैसी कंडीशन वहाँ पे हो जाती है। जो फ्यूरेसेमाइड जैसे ड्रग्स है वो हमें आईवी रूट से ही देने पड़ते हैं, क्योंकि फ्यूरेसेमाइड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ड्रग जो है वो वेनोडाइलेशन करते हैं। वेनोडाइलेशन मतलब जो भी वेन्स है उन्हें वो डायलेट करते हैं, तो दैट मीन्स डायलेट करते हैं मतलब उनका एरिया जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स है वो हमें कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में काम आते हैं, क्योंकि कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में क्या होता है, वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड ये जो ड्रग है वो डायलेशन करते हैं। तो हमें ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे डायलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम आईवी फ्यूरेसेमाइड भी इन केस ऑफ CHF प्रिफर कर सकते हैं। ऑल्सो दे इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो इसका मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का सिंथेसिस अगर होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 यूजफुल होता है इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl। तो अगर PgE2 का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो वो आपके NaCl के रीएब्जॉर्प्शन पे एक्ट करता है, मतलब NaCl के रीएब्जॉर्प्शन को वो कम कर देता है। तो PgE2 बढ़ रहा है तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगा एंड जो भी लॉस है NaCl का वो बढ़ जाएगा। आइदर इट इज यूजफुल फॉर यू और इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑल्सो। तो ये डिपेंड रहेगा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। ये जो लूप डायरेटिक्स होते हैं ये बाइंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। तो
जो भी बाइंडिंग है लूप डायरेटिक्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन की, वो फिर क्या होगा, ड्यू टू बाइंडिंग दे एक्ट एज अ मैक्रोमोलिक्यूल। अभी यहाँ पे क्या होगा, मैक्रोमोलिक्यूल है तो फिल्ट्रेशन में यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इनकी बाइंडिंग की वजह से, दो कंपोनेंट के बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, इनकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी। अगर साइज बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली बाउमन कैप्सूल में से जो भी फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन नहीं होने की वजह से और मैक्रोमोलिक्यूल हो जाने की वजह से ये इफरेंट आर्टेरियोल से आपके ट्यूब्यूल में धीरे धीरे चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्लोली दे रीच अप टू द लूप ऑफ हेनले एंड शो देयर effects. So by inhibiting their reabsorption, they excreted from the body and cause the diuresis. जो कॉमन एडीआर है दिस क्लास के वो है सबसे पहले हाइपोकैलेमिया। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, बाय इंक्रीजिंग एलिमिनेशन इट कैन कॉज द हाइपोकैलेमिया। देन हाइपोयूरेसिमिया, दैट मीन्स इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी। नेक्स्ट इज ओटोटॉक्सिसिटी। ये जो ओटोटॉक्सिसिटी है वो डोज डिपेंडेंट है, स्पेशली अगर इथाक्रेनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है ओटोटॉक्सिक के लिए, क्योंकि इथाक्रेनिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है और ओवरडोज हो रहा है तो इट मे कॉज द सेल डेथ ऑफ द इनर ईयर। तो इसीलिए इथाक्रेनिक एसिड ही यहाँ पे स्पेसिफिकली ओटोटॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज जीआई डिस्टर्बेंसेस। जीआई डिस्टर्बेंसेस में नॉसिया, ओमिटिंग लाइक सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। देन नेक्स्ट इज यूजेस में जैसे हमने ऑलरेडी देखा है, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा, कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर है तो वहाँ पे वो वेनो डायलेशन का काम करेंगे। तो इन सभी कंडीशन में ये ड्रग बहुत यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास आएगा आपका पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स। ये जो पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स होते हैं इन्हीं के नाम में लिखा है, मतलब स्पैरिंग मतलब एक्स्ट्रा। तो ये जो ड्रग्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं इस कैटेगरी में, वो क्या करते हैं, पोटेशियम्स को बॉडी में स्पेयर करके रखते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम का लॉस जो है वो कम होता है। तो these drugs try to retain the potassium in the body. Also they prevent the loss of potassium from the body. Mostly it gives in the combination with the other diuretics where potassium loss is more, as we already discussed in the लूप डायरेटिक्स। मतलब क्या, लूप डायरेटिक्स में क्या हो रहा है, वो जो डायरेटिक्स है उसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि उसे पर्टिकुलर आयन ही एक्सक्रीट करना है और पर्टिकुलर आयन को ही प्रिवेंट करना है लॉस होने से। इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ओवरऑल सभी आपके आयन बॉडी में से एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर पोटेशियम का एलिमिनेशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे पोटेशियम की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे हम उस कंडीशन में हम पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स क्या करेंगे, पोटेशियम को स्टोर करके रखेंगे या प्रिजर्व करके रखेंगे टू अवॉइड द लॉस ऑफ पोटेशियम। सो दिस ड्रग आर यूजफुल इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी। अगेन इसका और एक एक्शन होता है, ये ड्रग्स जो होते हैं वो अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होते हैं। तो aldosterone antagonist works on the mineralocorticoid receptors. So by inhibiting these receptors there is inhibition of sodium reabsorption, and अगर सोडियम का reabsorption इनहिबिट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, सोडियम का एलिमिनेशन बढ़ रहा है। तो इसका और एक यूज भी हो जाता है। Renal epithelium sodium channels are responsible for the reabsorption of sodium in the tubule. By blocking these channels we can able to decrease the reabsorption. So by decreasing reabsorption also we increase the loss of potassium, loss of sodium from the body. An example is there, spironolactone. Spironolactone regulate the sodium reabsorption and potassium secretion at the distal convoluted tubule and collecting tubules. तो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन की जो हमने स्टेप्स देखी है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन जो है वो
इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइरोनोलैक्टोन का साइट ऑफ एक्शन है वो है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराना एंड पोटेशियम का सिक्रेशन कराना. सो बाय decreasing tubule reabsorption of sodium, it remains in the tubule and excrete via urine. But if other electrolytes also secrete with the sodium in the tubule, they are also eliminated from the body. So what we want here, or need is here, decrease the reabsorption of the sodium for the excretion, but stop potassium secretion to avoid the loss of potassium. So mechanism, that is, it increases the sodium reabsorption and decreases the potassium secretion, is regulated by the aldosterone and mineralocorticoid receptors, and these are the drug which acts on these receptors. So spironolactone is structurally similar to aldosterone. So normally aldosterone bind with the mineralocorticoid and then it initiates the sodium reabsorption. But when we prescribe or recommend the diuretics, this spironolactone is structurally similar to the aldosterone. That's why यहाँ पे क्या होगा, competitive inhibition होगा. मतलब instead of aldosterone वहाँ पे आपका स्पाइरोनोलैक्टोन जाके मिनरलोकॉर्टिकॉइड के साथ बाइंड होगा और जो भी अल्डोस्टेरोन की वजह से रीअब्जॉर्प्शन होने वाला था वो वहाँ पे इनिबिट हो जाएगा. जैसे लॉक एंड की का मैकेनिज्म हमने अगर देखा है, मतलब कौन सा भी रिसेप्टर्स है उसे उसकी एक्शन इनिशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाइंडिंग जो है वो प्रॉपर करनी पड़ती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ अल्डोस्टेरोन स्पाइरोनोलैक्टोन जाके बाइंड हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो जाता है. तो मेजर सोडियम ऑलरेडी रीअब्सॉर्ब इन द पीसीटी, सो दैट दिस ड्रग हैव आल्सो लो एफिकेसी और लो थेरापेटिक एक्शन, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ड्रग के एक्शन के लिए वहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि इसके साइट ऑफ एक्शन जो है वो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट है. मतलब ये नेफ्रॉन के लास्ट वाले पार्ट पे जाके एक्ट करने वाले हैं. Next are the ADR of this class, that means adverse drug reaction. First one is the endocrine abnormality, then gynecomastia, that means enlargement in the breast in the male, impotency in the male, also hirsutism, that means unwanted hair growth in the female, and increase or decrease the menstrual cycle, that means changes in the menstrual cycle. Some interactions are there with the diuretics. If diuretics prescribed with the aspirin, then it increase the salt retention. अगर salt retention बढ़ा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो भी salt का concentration है वो बॉडी में बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम ओवरलोड वहाँ पे हो सकता है और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन वहाँ पे हो सकती है. सेकेंड आएगा ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट अगर देते हैं विद पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स, तो वहाँ पे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स का भी काम क्या है, पोटेशियम को बॉडी में स्टोर करना है, प्रिजर्व करना है, पोटेशियम का एलिमिनेशन होने नहीं देना है. और अगर ऊपर से हम और एडिशनल पोटेशियम ओरल सप्लीमेंट दे रहे हैं, उसके साथ साथ पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे पोटेशियम की एक्सेस लेवल बॉडी में हो सकती है. तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें ओरल सप्लीमेंट के साथ साथ पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स अवॉइड करने पड़ेंगे. तो ये सब बातें थी डायरेटिक्स के बारे में. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे डायरेटिक्स चैप्टर ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एंटी डायरेटिक एजेंट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.